हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात करें इस लेक्चर की तो इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है। लेक्चर नंबर 29 ये है। मंथन आईएएस चैनल है एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप चाहो तो जुड़ सकते हो। मंथन आईएएस क्लास करके ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी इसको ज्वाइन कर सकते हो सीधा लिंक के द्वारा। एंड साथ ही साथ बात करें इस चैनल के बारे में, टेलीग्राम पे जो चैनल है इस पर आपको जैसे कोई नई वीडियो आती है तो उस पर डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड हो जाता है एंड साथ ही पीडीएफ भी इस क्लासेस के मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। जनरली बात करें तो ये इसको मेंशन कहीं नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। लास्ट क्लास के अंदर हम पार्ट नंबर जो हमारा 20 है, राइट, पार्ट नंबर 20 जो कि आर्टिकल नंबर 368 के बारे में बताता है, जिसे हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ था, उसके बारे में बात की थी। इससे पहले भी हम जो कुछ पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको ख़त्म कर चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो कौन सा, यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड पार्ट सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ पार्ट आपका डीपीएसपी एंड फोर्थ ए जिसे हम कहते हैं, एंड उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा था। देन हम अमेंडमेंट की तरफ चले थे। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसे जनरली केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर जो जजमेंट आई थी 24 अप्रैल, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे, ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पार्लियामेंट हर चीज़ अमेंडमेंट कर सकती है। किसका ध्यान रखना, उसको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उसको इनवैलिड घोषित कर सकता है। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप लोग किसी मेंस में जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा मेंस के प्रोस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। प्रीलिम्स में भी कुछ फैक्ट्स इसके आएंगे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं देर इज़ नो मैंसन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही चीज़ बताई कि हमारे जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर है इसको मेंशन नहीं किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट और उसको प्रिजर्व, उसकी जो आत्मा है उसको प्रिजर्व करता है। कौन? डॉक्ट्रिन, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। ओके, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, मैंने आपको बताया केशवानंद भारती केस के अंदर। तो अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है उसमें उसी दरमियान जो हमें दिक्कतें आती, इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हमने बताया केशवानंद भारती केस से शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआत जो हमारे 1951 से ही हो गई थी, ठीक है, 1951 से ही हो गई थी। लेकिन ये फाइनली 1973 के अंदर इसका एक हमें सॉल्यूशन देखने को मिलता है। जो केशवानंद भारती केस की 13 जजेस की जो बेंच थी, ठीक है, इसमें 7:6 के जो रेशियो होता है, मतलब 7 जजेस ने बोला था हाँ ठीक है एंड 6 जजेस इसके अपोजिशन में थे। तो इट वाज द केशवानंद भारती केस दैट ब्रॉट दिस डॉक्ट्रिन इनटू द लाइमलाइट। इट हैज दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी एब्रोगेटेड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कुछ चीज़ों को केशवानंद भारती केस के अंदर बोला गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके साथ अगर छेड़छाड़ करते हो तो इसको हम इनवैलिड घोषित कर देंगे। क्या थे वो कुछ पॉइंट्स जिनको केशवानंद भारती केस के अंदर डिक्लेयर किया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात की गई है, सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहेगा हमेशा। यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सोवरेनिटी है या फिर यूनिटी है उनको, वो हमेशा रहेगी, आप इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर क्या मतलब, जहाँ की केंद्र और राज्य मिलकर सरकार बनाते हैं, दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सेकुलरिज्म जो हमने अपनाया हुआ है तो उसको भी जो है कहाँ से हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जिसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, मतलब अडॉप्ट कहाँ से किया हुआ है, मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है, हमने जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। सेकुलरिज्म वर्ड जो है आपको पता होगा, हमने बाद में एड ऑन किया था 1976 के अंदर, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था। 3 वर्ड्स हमने उसमें ऐड किए थे ना, कौन कौन से 3 वर्ड थे बताइए आप। सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जो हमारी सेपरेशन है पावर्स का, हम देखते हैं ना 7 शेड्यूल के अंदर 3 तरह की लिस्ट बनी हुई है। संघ सूची है हमारी, यूनियन लिस्ट है आपके, और साथ ही साथ कौन सी स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ओके, तो ये जो हमने सेपरेशन किया हुआ है, सेपरेशन हमेशा रहेगा। इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात की गई, ये केशवानंद भारती केस के अंदर बोला गया कि इस तरह की कुछ फीचर्स हैं जो हम आपको सामने दे रहे हैं ना, तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जिसको हमें हमेशा क्या करना है, प्रिजर्व करना है।
ओके, अब हम बात करते हैं कुछ। देखो ये तो ठीक है, आपने केशवानंद भारती केस के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर हमने काउंट किया था, वो चीज़ें हमने देखी। बट इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ों को हमने ऐड ऑन किया होगा ना। ऐसे कैसे ऐड ऑन करता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे मानो कोई केस आता है, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट केस बाई केस चीज़ों को डिक्लेयर करता है, हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर मानना चाहिए। तो ऐसे इसके पास बहुत सारे केसेज आए, उसने बहुत सारे केसेज के दौरान जो है चीज़ों को इंक्लूड किया। लाइक देखो जैसे रूल ऑफ लॉ क्या है, rule of law and judicial review and parliamentary system, rule of equality, harmony and balance between the fundamental rights and DPSP, free and fair elections, limited powers of the parliament to amend the constitution, power of Supreme Court of under Article 3 to 136 and 142 and 147, powers of high courts under Article 226 and 227। मतलब कुल मिलाकर इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एनी लॉ और अमेंडमेंट दैट वायलेट्स दीज प्रिंसिपल्स कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट दे डिस्टॉर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कोई भी प्रिंसिपल्स या ऐसे कोई भी अमेंडमेंट जो इन प्रिंसिपल्स का विरोध करते हो, किसका विरोध करते हो, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं से, ओके, तो उनको भी आप क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसके अंदर। ओके, तो अब एक चीज़ बताइए मुझे, अमेंडमेंट करना सही है या गलत है? अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या अमेंडमेंट करना सही है या गलत है? जैसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए, क्या ये सही बात है? सोचिए अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं किया जाता, जैसा गोलकनाथ केस के अंदर कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो फंडामेंटल हैं तो आप उन्हीं को अमेंड कर दोगे तो फ़ायदा क्या है देने का? क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो या नहीं करते हो, दोनों आपके ओपिनियन हो सकते हैं। बट मेरा देखो, अगर मानो सपोज अगर अमेंडमेंट नहीं किया होता तो हम जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना ही नहीं पाते। आज जो 21A के अंदर फंडामेंटल राइट है ना हमारा, राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन, 21A के अंदर हमने उसको 2002 के अंदर ऐड ऑन किया था। सोचिए अगर हम अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते तो वो भी ऐड नहीं होता। अमेंडमेंट करने का मतलब क्या, कुछ के अंदर ऐड नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते उसमें से, राइट। तो अमेंडमेंट करना चाहिए, बट उसमें एक पॉजिटिव अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब पॉजिटिव अमेंडमेंट का मतलब वही बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई अमेंडमेंट ना हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को, तो बहुत ही अच्छी इनोवेशन थी जो केशवानंद भारती केस है, एक अच्छी इनोवेशन लेके आए थे। अब हम बात करें कुछ केसेस के बारे में, जो इवोल्यूशन हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, ये आया कहाँ से ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इन दिस सेशन वी shall discuss this evolution with the help of some landmark judgment related to this doctrine। ओके, तो पहला केस था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, शंकरी प्रसाद केस 1951। देखो हुआ क्या था, शंकरी प्रसाद एक जमींदार है, बिहार के जमींदार है। ये आप पता है हमारे देश के अंदर हमने एक DPSP पढ़ा था कि जो इनइक्वालिटी हमें जो है ना, जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको हमें कम करना है, राइट। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर ज़मीन भी बहुत ज़्यादा इनइक्वल तरीके से बटी हुई थी। किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी इस चीज़ को लेके। तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था हमारे यहाँ पर, और उसके थ्रू क्या ज़मीनें बांटी जा रही थी। तो शंकरी प्रसाद जो हैं वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा, क्या बोला उन्होंने यही बोला कि देखो भैया, फंडामेंटल जो हमारे जो राइट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा हमारे जो अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता होगा, उसमें क्या करा है, 9 शेड्यूल बना दी गई थी। उसके अंदर बोला कि गवर्नमेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें ये बोला गया है कि देखो 9 शेड्यूल के अंदर हम जो भी चीज़ डालेंगे, जो भी सब्जेक्ट डालेंगे, उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। ओके, तो शंकरी प्रसाद केस के अंदर जो जजमेंट आई वो क्या आई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से पावर है। ओके, ये जजमेंट थी शंकरी प्रसाद केस की। उसके बाद 17 सालों के बाद एक केस आता है, गोलकनाथ केस। ओके, गोलकनाथ जनरली गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। पंजाब के अंदर 2 भाई थे, ठीक है। तो गोलकनाथ केस के अंदर क्या था कि 2 भाई थे, कुछ इनकी ज़मीन थी 500 एकड़ के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा 500 एकड़, और बाकी तो इसीलिए वहाँ पे स्टेट ने क्या करा, एक बिल लेके आए रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ इसमें बोला गया कि 30-30 एकड़ हम दोनों भाइयों को देंगे,
उसके अलावा बाकी की जो ज़मीन है उसको हम कैप्चर करके बाकी जो जिनके पास में ज़मीन नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो लेकिन इस पर जो है ये चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 13 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर कोई लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो क्या है, आपके वॉइड है। ऐसा पढ़ा था ना उन्होंने आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। साथ ही साथ क्या, उसने लॉ की डेफिनेशन भी दी थी, ठीक है, लॉ होता क्या है। तो गोलकनाथ केस के अंदर यही कहा गया, गोलकनाथ केस के अंदर इसी चीज़ को लेके बात की गई थी कि भैया आर्टिकल नंबर 13 का हमारे वायलेशन हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार है ना, उसके बावजूद ये इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे आर्टिकल नंबर 13 का ये क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। हमारे फंडामेंटल राइट को जो चीज़ क्या कर रही है, हटा रही, तो लैंड फॉर्फिल क्या हो गया, एक तरह से इनवैलिड हो गया, ऐसा उनका कहना था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गोलकनाथ जजमेंट के अंदर जो जजमेंट निकल कर आती है, फाइनल जजमेंट, इसके अंदर ये कहा जाता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट अमेंड कर सकता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को वो जो है वायलेट नहीं कर सकता, उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर समझ रहे हो, उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकता है। ऐसा गोलकनाथ केस के अंदर हुआ था 1967 के अंदर। संघवी प्रसाद केस के अंदर कहा गया भैया करो जो मर्जी आपकी करो, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स हैं, ओके। गोलकनाथ केस के अंदर क्या बोला, भैया नहीं, आप जो है सब कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं करोगे, उसके अलावा आप जो मर्जी करो, ओके। ऐसा गोलकनाथ केस के अंदर बोला गया। अब हम बात करें केशवानंद भारती केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1973 के अंदर मैंने आपको बताया 13 जजेस की बेंच थी, 7/6 के से जो आपके रिजोल्यूशन कह लो इसको, या फिर जो भी जजमेंट है, जो भी वर्डिक्ट है, इसको पास माना गया। इसके अंदर ये कहा गया देखो भैया बहुत दिक्कत, केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज़ है ना। केशवानंद भारती जनरली जो केरल है ना, स्टेट ऑफ केरला और केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला ये केस था। इसके अंदर जो केशवानंद भारती थे, जो एक रिलीजियस जो मठ होते हैं ना, उनके हेड थे। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी इस मठ के पास में, और तो इसमें ये बोला गया कि जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ केरला है, वो कह रहा था कि जो इनकी ज़मीन इसको हम कैप्चर करेंगे, बाकी लोगों में इसको बांटेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे, ओके। बट आर्टिकल नंबर 26 आपसे क्या कहता है, रिलीजियस मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि हाँ आपका रिलीजियस कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हो उसका। तो उसी को लेके चले गए जो हमारे केशवानंद भारती हैं, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इसके अंदर इसी के दौरान ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखो आपको वॉयलेशन, आप ठीक है, आप कोई भी हमारे जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्लियामेंट में बैठ के अमेंडमेंट करते रहिए, आपकी मर्जी, आप कुछ करो, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स को भी आप चाहे तो अमेंडमेंट कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखो बस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये अगर आप अमेंडमेंट कर सकते हो तो हम आपका कोई भी अगर लॉ आप पास करोगे हम उसको वॉइड घोषित कर देंगे, हम उसको इनवैलिड बता देंगे, ठीक है। ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस के अंदर। 24 अप्रैल 1973 में ये क्या आई थी, जजमेंट आई थी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्लियामेंट ने पूछेगी ना भाई, आप कह रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करना है, पार्लियामेंट भी तो पूछे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या, आप हमें डिफाइन भी तो करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने कहा देखो बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो हम जनरली हम बताते रहेंगे हर केस में, जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वहाँ पर हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना केशवानंद भारती केस के अंदर कुछ उन्होंने दिए थे कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने उसी केस में बता दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे केसेस के अंदर उन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन किया। होप केशवानंद भारती केस में इस तरह से चीज़ें हुई तो आपको समझ में आई होंगी, राइट। तो जैसे ही इन्होंने करा इस तरह से, तो उसके बाद 1976 के अंदर आपको पता है क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो उसके अंदर अब एक चीज़ बताओ, आपको कोई छेड़ेगा तो आप भी तो उसको छेड़ोगे ना, छेड़ोगे कि नहीं छेड़ोगे, सीधी सी बात है। छेड़ने का मतलब है कि जैसे आपने किसी ने आपको ज़बरदस्ती का आपके साथ भिड़ रहा है, ज़बरदस्ती की लड़ाई कर रहा है आपसे, जनरल सी बात है, आप भी चुप तो बैठोगे नहीं ना। ऐसा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह से इनको बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट ने कहा नहीं, कैसे भाई ऐसे कैसे कह रहे। तो उन्होंने कहा किसके अंदर ऐड ऑन कर दिया, उन्होंने हमारे जो आर्टिकल नंबर जो आर्टिकल नहीं सॉरी 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी, क्या हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी। ये देखिए 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर तो दो चेंजेस जो किए गए थे, तो उसके अंदर उसको वहाँ पर मिनरवा मिल्स केस के अंदर जो है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया,
तो उसके अंदर उन्होंने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स हैं किसके पास हैं, पार्लियामेंट ने कहा 368 में इन्होंने ऐड कर दिया, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया कि देखो पार्लियामेंट के पास हर तरह की अमेंडिंग पावर है, हर तरह की अमेंडिंग पावर है। पार्लियामेंट चाहे तो जो मर्जी वो अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट के अंदर 1976 के अंदर पार्लियामेंट ने इस रिजोल्यूशन को पास किया कि देखो 368 के अंदर हम जो भी अमेंडमेंट कर सकते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऐसा 76 के अंदर हुआ था, 1976 के अंदर। तो मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 के अंदर, इसकी जजमेंट आती है उसके अंदर इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसको आप हमसे नहीं छीन सकते हो, ऐसा इसके अंदर बोला गया। किसके अंदर, मिनर्वा मिल्स केस के अंदर। तो इस तरह से हमारा मिनर्वा मिल्स केस होता है और इस तरह से हमारे कुल मिलाकर जो भी हमारे जजमेंट थे यहाँ पर किससे रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड हमने पढ़े थे। कुछ जैसे लाइक कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं ना, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन चीज़ों का। कौन कौन से थे बेसिक स्ट्रक्चर, जनरली है 24-25 हैं आसपास, तो आप इनको देख लीजिएगा, लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके ओके, एक बार इसको हटा लेते हैं। तो ठीक, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस से इसका इवोल्यूशन तो नहीं होता, इवोल्यूशन तो 1951 से ही हो जाता, शंकरी प्रसाद जो केस था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी उसकी बात करते हैं हम 1973 के अंदर। 24 अप्रैल 1973 के अंदर जजमेंट आती है, कुछ चीज़ों को वहाँ पर ही बता दिया गया था कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ द इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो 1976 के अंदर ऐड हुआ था। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो भी हमारी 7 शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, इंडिविजुअल फ्रीडम बात करें। उसके बाद जो कई सारे केसेस के अंदर हमें बार बार बताया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ इक्वालिटी है, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मतलब पावर्स लिमिटेड है उनके पास में, ऐसा नहीं अनलिमिटेड पावर जैसा 368 के अंदर 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट में कहा था ना उन्होंने कि देखो अनलिमिटेड पावर्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स अंडर 32, 136, 142 एंड 147, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट इनको भी आप कम नहीं कर सकते हो, 226 एंड 227। हमने आर्टिकल नंबर 32 के अंदर भी चीज़ें देखी थी कि वहाँ 5 तरह की रेट्स थी ना, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। एनी लॉ एंड अमेंडमेंट दैट वायलेट्स दीज प्रिंसिपल, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी अमेंडमेंट जो वायलेट करता है ऐसे प्रिंसिपल्स को, कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दे डिस्टॉर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। चाहूँ तो मैं इसको 5 से 6 मिनट के अंदर भी कंप्लीट कर सकता था ना, एक शॉर्ट के अंदर भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको क्योंकि मेंस लिखना है, मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा हो मेंस लिखे, और मेंस लिखे ही नहीं, मेंस एकदम पहाड़ के है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड ये वीडियो था, और अगली क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ओके बाय।